भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जी मनोज जी, कल पिच्छिल के बारे में कल स्पष्ट आप जानना चाह रहे थे। तो पिच्छिलता जैसे मल के अंदर हम्म। सीट में, जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का मल सीट में चिपकता है। तो मल जो हाँ हाँ। सीट में चिपक रहा है तो वो आ, कफ के पिच्छिल गुण के कारण चिपक रहा है। समझे? हाँ जी हाँ जी। जी। कल को लेकर के कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये लक्षण वाला रह गया था बहन जी। हाँ, सलेक्शन जो है ये मांस का अंदर जो गुण रहता है ना, कठोरता। जो मांसाहार वाले व्यक्ति रहते हैं वो सलेक्शन गुण के कारण, जिनके अंदर मांस अधिक होता है ना, वो मजबूत होते हैं व्यक्ति सलेक्शन गुण के कारण। जैसे सुअर, सुअर में मांस होता है ना, मांस। जी। तो सलेक्शन गुण के कारण वो क्या है, उसके अंदर मजबूती रहती है। समझे? तो इसको स्निग्धता हम रहित समझेंगे कैसे? कठोरता। समझेंगे कैसे? तो इसको उसके समझेंगे हम लक्षणों के कैसे? आधार पे। सलेक्शन का कल गुण बताया था हमने आपको। ये स्निग्धता रहित चिकनापन आपने बताया था। पहलवान का शरीर जैसे बताया था एक तो। मांस हाँ। उसके अंदर होती है, मांस। तो वो उस गुण के कारण होती है। जैसे जो स्निग्धता से रहित है और कठोर होते हुए भी जिसमें चिकनापन है, उसको सलेक्शन बोलते हैं। है ना? ये बात है, आपको नहीं दिखाएगी लेकिन चिकनापन आपको दिखेगा। ठीक है? लेकिन कठोर है, जैसे टाइल्स वाइल्स की तरह से। ठीक है? और कुछ ठीक है। कल को लेकर के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं। चलिए, अब हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, धातुओं के बारे में और संसर्ग के बारे में जानेंगे। तो मनोज जी, हाँ जी ये 12वां श्लोक शुरू हाँ जी। करिए। संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वित्रिक्षय कोपतः। हाँ, अब यहाँ पर ना ये परिभाषा बता रहे हैं। जब वात, पित्त और कफ में से कोई दो दोष, जब वात, पित्त और कफ में से कोई दो दोष आपस में मिश्रित होता है तो उसको संसर्ग कहते हैं। ठीक है? तब उसको संसर्ग कहते हैं। और इसमें दो दोष बढ़ा भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, यानी कोई भी दो दोष अगर मिश्रित है आपस में तो उसको संसर्ग कहते हैं। और जब वात, पित्त, कफ तीनों बढ़े हुए होते हैं या घटे हुए होते हैं, आपस में मिले होते हैं दोष अवस्था में, विकृत अवस्था में, या तो घटे हों या बढ़े हों, तो उसको हम सन्निपात कहते हैं। समझ में आ गया? जब कोई भी दो दोष मिला होता है तो उसको संसर्ग बोलते हैं आयुर्वेद की परिभाषा में। ठीक है? आयुर्वेद की भाषा में। और जब तीन दोष मिले होते हैं, वात, पित्त, कफ, तो उसको हम सन्निपात कहते हैं। सन्निपात। जी, आगे बढ़िए। रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः सप्त दुष्यः। आयुर्वेद शास्त्र में धातुएं 7 होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा,
और शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। और जब ये वात आदि दोष अर्थात वात पित्त कफ के द्वारा दूषित होता है तो इन्हें दुष्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा अन्य ग्रंथों के माध्यम से। वास्तव में दोष यानी वात पित्त कफ ही रोग उत्पत्ति का कारण होता है, परंतु जब ये दोष अर्थात जब ये वात पित्त कफ ये धातुएं जो हैं रस रक्त आदि, जो रस से लेकर के शुक्र तक की जो धातुएं हैं उनका उनकी शरण लेकर के रोग उत्पन्न करते हैं, तब हम ये कहने लगते हैं कि यह रोग इस जन है, यह रोग रक्त जन है, रस जन है, पित्त जन है। वास्तव में धातुएं रोग उत्पन्न नहीं करती है, वास्तव में दोष ही वात पित्त कफ ही रोग उत्पन्न करती है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये कल्पना जो की जाती है ये रक्त जन है, मांस जन है, मांस थोड़ी रोग उत्पन्न करता है, मांस रोग उत्पन्न नहीं करता है, दोष उत्पन्न करता है रोग। तो जिस प्रकार से अब लोक का एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई कहता है गरम घी से जलने पर कहते हैं घी ने जलाया। क्या वास्तव में घी ने जलाया नहीं नहीं अवनीश जी? नहीं किसने नहीं, जलाया? उसमें उसमें जो उसकी ओसड़ता है उसने जलाया, घी में जो बहुत गर्मी के बढ़िया। कारण। वास्तव में घी वास्तव में घी नहीं जलाता, परंतु घृत के उष्ण को। आश्रय ली हुई अग्नि है, हम्म अग्नि ही उस समय जलाती है, क्योंकि जलाना अग्नि का धर्म है, घी का नहीं। हम्म घी का धर्म जलाना नहीं है, हम्म अग्नि का धर्म जलाना है। तो इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि ये रोग रक्त जन है, पित्त जन है, सॉरी रक्त जन है, मांस जन है, मेद जन है, तो वास्तव में वो आ, ये कल्पना औपचारिकी है। ठीक है, वो दोष जो है उसको दोष का आश्रय लेकर के उसको रोग उत्पन्न करती है, मतलब दांत में रोग उत्पन्न करती है दोष का आश्रय लेके। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब ये रस से लेकर के शुक्र तक की जो धातु है वो हमें जानना है। देखो, अब इन सब का कार्य मोटा मोटी तौर पर हमें समझ लेना है, इनका काम क्या क्या है। बाद में आगे अभी सूत्र स्थान चल रहा है, तो अभी सूत्र रूप में बातें बताई जाएंगी, बाकी विस्तार पूर्वक बातें आगे रोग और अलग अलग स्थान आएंगे तो उनमें वहाँ वहाँ वो चीज़ विस्तार पूर्वक आपको मिल जाएगी। अब इन धातुओं के काम। रस धातु का क्या काम होता है? मन की प्रसन्नता रस धातु के कारण होती है। अगर किसी के अंदर मन अप्रसन्न रहता है बार बार अधिक मात्रा में, तो उसके मतलब रस धातु कार्य उसका विकृत हो गया है, रस धातु की उसके अंदर क्षय हो गया है, कम हो गया है। रक्त का कार्य होता है जीवित रखना। ये मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे आपको मिलेगा पढ़ने को। मांस का कार्य क्या होता है? लेपन। हड्डी के ऊपर जो लेप होती है ना एक प्रकार का, जिससे हड्डियों की जो कुरूपता है वो ढक दी जाती है। ठीक है, जो उसकी कुरूपता है वो ढकने के लिए। मेद का कार्य क्या करता है? शरीर को चिकना बनाए रखना। हड्डी का कार्य क्या होता है? शरीर को धारण करना। आप खड़े रह पा रहे हैं, उसमें अस्थि धातु की अहम भूमिका है। ढांचा मतलब शरीर का ढांचा बना के रखना, स्ट्रक्चर देना, शेप देना, हड्डी का काम है। मज्जा का कार्य क्या है? अस्थि के अंदर अंदर से भरना। और शुक्र का कार्य है गर्भ को उत्पन्न करना। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये शरीर का धारण करते हैं, इसलिए इनको धातु कहते हैं। और इन धातुओं का आहार धातु ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आगे मैं भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ इसके बारे में, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब जो है ये मैं बताने वाला हूँ कि
किस प्रकार से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, ये चरक जी के हिसाब से और अष्टांग संग्रह के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद वो जो आहार है, आहार का जठराग्नि द्वारा पाक होने पर अन्न रस बनता है। ठीक है। अब वो जो आहार रस है यानी अन्न रस है, तो अन्न रस का आहार का जो सार भाग है, जठराग्नि द्वारा आहार रस का परिपाक होने पर उस समय दो भाग बनते हैं, सार भाग और मल भाग। तो जो सार भाग है उससे रस बनता है। ठीक है, जो धातु वाला रस है वो बनता है। और मल भाग है उससे फिर सार रहित जो मल द्रव है, वो मल द्रव का जल भाग शिराओं द्वारा बस्ती में पहुंचाया हुआ मूत्र बनता है। और मल द्रव का कीट भाग यानी गाढ़ा जो हिस्सा है उससे मल बनता है, और वो मलाशय में स्थित रहता है और वो समय समय पर अपान वायु के द्वारा वो निकलता है। ठीक है, जब जब जरूरत होती है। अब यहाँ पर धातु के बारे में बात हो रही है, किस प्रकार से रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर से आप समझ लीजिए, आहार का जठराग्नि के द्वारा पाक होने पर अनरस बनता है और अनरस से धातु की वृद्धि होती है। तो फिर से कह रहा हूं, जिस समय जठराग्नि द्वारा आहार रस का परिपाक होता है उस समय सार और मल ये दो भाग बनते हैं। सार भाग जो होता है शरीर की जो रस धातु है, जो अनरस से जो है रस धातु की वृद्धि होती है, और रस धातु का रस अग्नि से पाक होने पर उसके सूक्ष्म भाग से रक्त धातु का निर्माण होता है और स्थूल अंश से रस का पोषण होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक धातु दूसरी धातु पुष्ट होती है, मतलब एक धातु का आहार दूसरी धातु है, ये आपको जानना पड़ेगा। यानी रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है और मज्जा से शुक्र बनता है। तो किस प्रकार से बनता है यहाँ पर ये समझाने का कोशिश है। तो कहने का मतलब है कि हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद वो आहार रस जो है उससे दो भाग बनता है, मल भाग और सार भाग। तो सार भाग रस धातु को पोषण देता है, सार भाग से रस धातु की वृद्धि होती है, और मल भाग वो शरीर में शरीर के मल की वृद्धि करता है। अब वो जो रस धातु है, अब रस धातु क्या होता है, रस धातु का रस अग्नि से, रस के अंदर जो अग्नि है, रस धातु का रस अग्नि से पाक होने पर फिर उसके तीन भाग बनते हैं। रस धातु का रस अग्नि से पाक होने पर तीन भाग बनते हैं, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। ये आपको ध्यान रखना है, सभी धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है। रस धातु जो है रस धातु का रस अग्नि से पाक होने पर तीन भाग बनता है, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। तो स्थूल भाग जो रस धातु है, रस धातु का रस अग्नि से पाक होने पर जो तीन भाग बनते हैं, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। तो स्थूल भाग से रस धातु का पोषण होता है और सूक्ष्म भाग से रक्त धातु बनती है, और मल भाग जो है आपका शरीर के मल की वृद्धि करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार ये दोबारा बताइए ठीक है, वैद्य जी। ये स्थूल, फिर से सूक्ष्म और बता मल, रहा हूँ। स्थूल और सूक्ष्म में क्या क्या था? जब अन्न रस का रस अग्नि के द्वारा पाक होता है तो तीन भाग बनता है, स्थूल, सूक्ष्म और मल। स्थूल भाग रस धातु का पोषण करता है, और सूक्ष्म भाग रस भाग जो रस का सूक्ष्म भाग है
रस का सूक्ष्म भाग वो अ, अग्रिम धातु यानी अगला धातु, रस का अगला धातु क्या है? रक्त। तो रक्त धातु का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? यकृत और प्लीहा, वहां पे जाकर के पहुंच जाती है और वहां पर ये रक्त भाग बन जाती है। ठीक है, रस अग्नि से। इसी प्रकार से आगे भी है। और मल भाग जो है शरीर की वृद्धि करता है। अब फिर जो है रक्त जो बना, आ, रस के सूक्ष्म भाग से जो रक्त धातु का निर्माण हुआ, अब क्या होता है? वो सूक्ष्म भाग रक्त धातु, अब वो रक्त धातु जो सूक्ष्म भाग बना, फिर से रक्त धातु का रक्त अग्नि से पाक होने पर फिर उसके तीन भाग बनते हैं। सूक्ष्म भाग, स्थूल भाग और मल भाग, ये तीन भाग बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रक्त में फिर यही प्रक्रिया चलती है, यानी रक्त के रक्त अग्नि के द्वारा, रक्त अग्नि के द्वारा पाक होने पर सूक्ष्म भाग जो है रक्त का रक्त अग्नि के द्वारा पाक होने पर फिर तीन भाग बनता है, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और बल भाग। तो स्थूल भाग जो है रंजक पित्त में मिल करके रक्त भाग बनता है, यानी उसका पोषण करता है। ठीक है, वृद्धि करती है। और सूक्ष्म भाग, स्थूल स्थूल अंश से रक्त का पोषण होता है और सूक्ष्म भाग, रक्त के सूक्ष्म भाग मांस धातु में पहुंच जाती है और मल भाग शरीर के मल में मिल जाता है। ठीक है, अब सूक्ष्म भाग मांस में पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहां पर मांस में पहुंचा हुआ सूक्ष्म भाग, मांस में पहुंचा हुआ सूक्ष्म भाग किसका? सूक्ष्म भाग मांस धातु में पहुंच जाता है और मल भाग शरीर के मल में मिल जाता है। तो मांस में पहुंचा हुआ सूक्ष्म भाग रस रक्त मांस, रक्त का मांस, रक्तगण, रक्तगण। रक्त, हाँ रक्त का सूक्ष्म भाग। ठीक है, तो यहाँ पर रक्त का रस अग्नि से पाक होने पर उसके सूक्ष्म भाग से मांस धातु बनती है। ठीक है, और स्थूल अंश से रक्त का पोषण होता है। तो स्थूल भाग से आपका मांस धातु में पहुंच जाता है और मल भाग शरीर के मल में मिल जाता है। तो मांस धातु में पहुंचा हुआ सूक्ष्म भाग मांस की उष्णता से पककर फिर तीन भाग में विभक्त हो जाता है। स्थूल भाग मांस की वृद्धि करता है, सूक्ष्म भाग मेद धातु में पहुंच जाता है और मल भाग मल में मिल जाता है। सूक्ष्म अंश से मांस धातु का मांस अग्नि से पाक होने पर सूक्ष्म अंश से मेद धातु बनता है और स्थूल अंश से मांस धातु का पोषण होता है। मेद धातु का मेद अग्नि से पाक होने पर उसके सूक्ष्म अंश से अस्थि धातु बनती है और स्थूल अंश से मेद का पोषण होता है। अस्थि धातु का अस्थि अग्नि से पाक होने पर मज्जा धातु बनती है और स्थूल अंश से अस्थि का पोषण होता है। मज्जा धातु का मज्जा अग्नि से पाक होने पर उसके सूक्ष्म अंश से शुक्र धातु बनती है और स्थूल अंश से मज्जा का पोषण होता है। शुक्र धातु का शुक्र अग्नि से पाक होने पर उसके सूक्ष्म अंश से ओज बनता है और स्थूल अंश से शुक्र का पोषण होता है। और शुक्र के प्रसाद अंश से गर्भ का निर्माण होता है। लेकिन शुक्र के भी दो, यहाँ पे शुक्र से दो चीजें बनती है। शुक्र का, जब शुक्र की शुक्र अग्नि से पाक होता है, शुक्र की अग्नि से जब इस रस का परिपाक होता है तो केवल दो ही भाग बनते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल भाग शुक्र की वृद्धि करता है और सूक्ष्म भाग ओज धातु को बढ़ाता है। इस प्रकार से आहार रस से लेकर के ये धातुएं पुष्ट होती हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? एक चीज पूछना है वैद्य जी, ये शुक्र का मतलब मल भाग क्यों नहीं होता है? जैसे बाकी सबका है मल भाग लेकिन इसका नहीं है। वो एकदम प्योर है, प्योर फॉर्म में आ गया। जैसे गन्ना को पूरा चूस चूस के एकदम शुद्ध हो जाता है ना,
जैसे इसको समझना हो, जिस प्रकार गन्ने के रस को पकाने से पहले पहले की मलाई की मैल इन्हें कई तरह से आती है ना, और बाद में एकदम निर्मल बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये शुद्ध हो करके अंत में जब शुक्र तक जाता है एकदम निर्मल और स्वच्छ हो जाता है वो शुक्र, समझे? अच्छा, इसीलिए ठीक है, ठीक। अगर सिंपल और सरल रूप में कहा जाए तो जैसे मान लो आहार रस। आहार रस जो है रस अग्नि से पाक होकर के रस अग्नि के द्वारा उस वो तीन भाग में बनता है। रस भाग, सॉरी, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। मल भाग। तो उसके सूक्ष्म भाग से रक्त धातु का निर्माण होता है और स्थूल भाग रस धातु को पोषण करते हैं, यानी वृद्धि करती है। अब वो सूक्ष्म भाग रस धातु का सूक्ष्म भाग रक्त का आश्रय स्थान जो है आपका यकृत और प्लीहा में पहुंच जाती है, और वहां पर रक्त अग्नि के द्वारा पाक होने पर फिर तीन भाग बनता है, सूक्ष्म भाग, स्थूल भाग और मल भाग। तो स्थूल भाग वहां पर रक्त धातु का पोषण करता है, स्थूल भाग रक्त धातु का पोषण करता है। सूक्ष्म भाग अब वहां पर रक्त का सूक्ष्म भाग जो है वहां पर मेद धातु में जाता मांस, है, ठीक है? मांस का निर्माण, रक्त के हाँ बाद सॉरी, रक्त मांस। के बाद मांस, सॉरी, मांस धातु में जाता है। अब वहां पर रक्त का जो सूक्ष्म भाग मांस धातु में पहुंच करके मांस अग्नि के द्वारा फिर तीन भाग में डिवाइड होता है, स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल मल। भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। तो वहां पर स्थूल भाग, मांस का स्थूल भाग आपका मांस धातु का पोषण करता है, और मांस का सूक्ष्म भाग मेद धातु में जाता है, और मल भाग शरीर के मल की वृद्धि करता है। तो इसी तरीके मांस से का सूक्ष्म भाग मेद धातु में पहुंच करके फिर मेद अग्नि के द्वारा तीन भाग में डिवाइड करता है, स्थूल, सूक्ष्म और और मल। मल। अब यहाँ पर कहाँ पे था, मेद पे था ना मैं? हाँ, मेद पे। तो मेद का स्थूल भाग मेद को पुष्ट करता है, मेद का सूक्ष्म भाग अब वो अस्थि में जाता है, अस्थि धातु में। अब वहां पर और मल भाग शरीर के मल की वृद्धि करता है। अब वहां पर मेद का सूक्ष्म भाग अस्थि के अग्नि के द्वारा, अस्थि धातु का जो अपना अग्नि है उस अग्नि के द्वारा पाक होता है, फिर तीन भाग बनता है, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। अब वहां पर अस्थि स्थूल भाग, ये अस्थि धातु का स्थूल भाग अस्थि धातु को पोषण करता है, अस्थि धातु का सूक्ष्म भाग मज्जा में जाता है, और मल भाग शरीर के मल की वृद्धि करता है, ठीक है? अब वहां पर अस्थि धातु का सूक्ष्म भाग में मज्जा धातु में जाता है। अब वहां पर मज्जा की अपनी अग्नि है, तो मज्जा की अपनी अग्नि के द्वारा वहां पे फिर तीन भाग बनता है, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। और मल भाग। अब वहां पर मज्जा का स्थूल भाग से मज्जा का पोषण होता है, मज्जा का सूक्ष्म भाग वो आगे जाता है शुक्र में। अब मल भाग मल की वृद्धि करता है। अब मज्जा का शुक्र भाग से शुक्र में जाकर के फिर शुक्र की अपनी अग्नि के द्वारा वहां पे दो ही भाग बनता है, तीन भाग नहीं बनता। पहला है शुक्र स्थूल भाग से शुक्र धातु का पोषण होता है, और सूक्ष्म भाग से शरीर की ओज की वृद्धि होती है। नाउ अंदर अब समझ में आ गया आप लोगों को? जी। अब जैसे मनोज जी। हाँ जी, जैसे रक्त होता है, रक्त तो जैसे हम्म नसों में बहता है और हड्डियां जैसे अलग होती है ना, नसों, हम्म तो वो हड्डी में कैसे बनता है फिर रक्त? जैसे कोई उनमें लिंकेज क्या है जैसे? ये आगे ना अष्टांग हृदय में, सॉरी, 15 ये रंजक, एक्चुअल में वहां पे ना जो रंजक पित्त है जो रंगने का काम करता है, ठीक है, वो फिर रक्त का भाग बनाती है। वो आगे जाकर के जब आप पढ़ेंगे तब क्या बोलते हैं, चरक के गृहिणी चिकित्सा अध्याय में ये सब प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे, वो आगे आपको मिलेगा। अभी मेरा मुख्य फोकस यही है कि रस से लेकर के शुक्र तक किस तरीके से निर्माण होता है। ये यहाँ वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है। ठीक है वैद्य। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? हाँ हाँ।
चलिए अब आप बताइए अवनी जी, अब इसी चीज को आप अपने हिसाब से बताइए, शॉर्ट में, दो जी मिनट जी में। बताइए। जी जी बताइए। बताइए। सबसे पहले 7 धातुएं होती हैं हमारे शरीर में, और ये वात पित्त कफ के कारण दूषित हो जाती है, तो इसे दोष्य बोलते हैं। और इन धातुओं की सबकी अपनी अपनी अग्नि होती है। और अग्नि, जैसे रस की अपनी अग्नि है, तो ये रस का जब अग्नियां इसकी काम करती हैं इस पे, तो ये 3 भागों में बढ़ता है, एक स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। तो स्थूल भाग रस का पोषण करेगा, और सूक्ष्म भाग आगे वाली धातु का निर्माण में सहयोग करेगा, अर्थात रक्त के निर्माण में जाएगा। और एक मल भाग होता है जो कि मलाशय में या मूत्राशय में जाके इकट्ठा होता है। इसी शरीर के तरीके मल की वृद्धि करता है वो तो। जी धातुओं की अपनी अपनी एक मल होती है, वो आगे पढ़ेंगे। जी रक्त का मल क्या है, मांस का मल क्या है, मीट का जी मल क्या है, ठीक है। मतलब हाँ आगे ऐसे बोलिए। उत्तरोत्तर फिर फिर जो स्थूल भाग है रस का, वो रक्त के निर्माण में आगे आ जाता है। तो फिर रक्त का भी इसी तरीके 3 तरह का होता है, कि स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। ऐसे उत्तरोत्तर धातुओं की वृद्धि और पोषण होती रहती है। और सबसे अंतिम में शुक्र धातु आता है। रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस तरीके शुक्र के अलावा जितनी भी धातुएं हैं, उसके 3 भाग, उसकी अग्नियों से 3 भाग बनता है, स्थूल, सूक्ष्म और मल। शुक्र धातु में शुक्र का जब निर्माण होता है, तो उसमें सिर्फ 2 चीज बनती है, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग शुक्र का पोषण करता है, और सूक्ष्म भाग ओज का निर्माण करता है। जी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया अवनीश जी, ये इससे पता चल रहा है। जी और आप लोगों से एक प्रश्न लास्ट में पूछता हूँ। आप में से कोई बताएंगे, बता सकते हैं। शरीर में वैसे धातुएं, सॉरी, वैसे मल का बढ़ना शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, है ना। मल अधिक मात्रा में बढ़ने से रोग, वो भी बीमारी का कारण बनती है। जी लेकिन ऐसा कौन सा मल है जो शरीर में जितना बढ़ेगा उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा? हाँ जी, सुमन जी आप बताइए। रस धातु। हाँ जी, अर्चना जी। नहीं शुक्र धातु का मल, शुक्र धातु का मल क्या है, ओज, ठीक है। नहीं वैद तो जी, तो ये यही चीज जितना तो बढ़ेगा, मैंने नहीं, ये यही जितना चीज तो मैं बढ़ेगा, आपसे पूछा था, तो आप बोले कि इसका मल नहीं होता है, सूक्ष्म भाग से इसका ओज का निर्माण होता है ना। नहीं तो सूक्ष्म भाग मल के अंतर्गत आ गया ना, वो हाँ, तो अच्छे इसीलिए दृष्टिकोण से ले लिए ना। तो ये हाँ, 3 भाग तो नहीं बना ना, 2 ही भाग बना, एक तो स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग, 2 ही पार्ट तो बना सूक्ष्म भाग, इसको। तो हाँ। यही चीज तो मैं आपसे पूछा था, तो हम्म। इसीलिए तो मैं कंफ्यूज ये हुआ, नहीं तो जितना मैं तो ये जितना बोले। हमारे शरीर में बढ़ेगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। ओज धातु की वृद्धि करनी होती है। बाकी और जितना मल शरीर में बढ़ने, ज्यादा बढ़ने पर हानिकारक होती है, यानी शुक्र समझे। का जो सूक्ष्म भाग है, उसको हम मल भी बोल सकते हैं, और शुक्र का। हाँ हाँ, मल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा आया है, शुक्र का मल ओज, कई ग्रंथों में ऐसा मिलता है वर्णन, ठीक है। चलिए, अच्छा, ठीक। क्योंकि ओज को धातु इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो अदृश्य है, ठीक है। इस हम्म। करके वो लक्षणों के आधार पे पता चलता है, ठीक। समझे। ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात जो बताना रह गया था। जिस प्रकार पुरुषों में शुक्र की उत्पत्ति स्पष्ट दिखाई देती है, इस प्रकार स्त्रियों में दिखाई नहीं देती। तो इससे कितने ही लोगों की ये सोच रहती है कि स्त्रियों में शुक्र नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वार का आहार रस जरूर से जिस प्रकार 7 धातुएं पुरुष में बनती है, उसी प्रकार से आहार रस से 7 धातु स्त्री में बनती है। लेकिन स्त्री और पुरुष एक ही, क्योंकि स्त्री और पुरुष जो है एक ही, अ, उन सबका शरीर में धातु में भी एक जैसा होता है, ठीक है।
हम्म, क्योंकि जिस प्रकार पुरुष में शुक्र धातु है उसी प्रकार स्त्री में भी है। आर्तव। लेकिन स्त्री में रहने नहीं, आर्तव नहीं मानेंगे। अच्छा। क्योंकि स्त्री में रहने वाला जो शुक्र धातु है वो शरीर की पुष्टि में सहायक है, गर्भ उत्पत्ति में कोई भाग नहीं लेता, इसलिए उसको गिना नहीं जाता। समझे कि नहीं? और ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे शुक्र धातु के विकृत होने से पुरुषों में जो रोग होते हैं, वैसे ही रोग स्त्रियों में भी शुक्र धातु के विकृत होने से पाए जाते हैं। यद्यपि स्त्रियों का शुक्र स्पष्ट रूप से गर्भ उत्पत्ति में कोई भाग नहीं लेता, परंतु गर्भ उत्पत्ति में बड़ा सहायक है। इस शुक्र की उत्पत्ति होने से स्त्रियों को भी गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, नहीं कर सकती। इसलिए आहार रस के कारण जो धातु में पुरुष शरीर में बनते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में भी बनते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? तो सात धातुएं स्त्री में भी बनती है और पुरुष में भी बनती है, स्त्रियों में भी शुक्र होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि वो गर्भ उत्पत्ति में नहीं डायरेक्टली वो होते हैं इन्वॉल्व, इस करके उसको नहीं गिनते हैं। लेकिन अगर शुक्र की कमी होगी स्त्रियों में, शुक्र धातु सही से नहीं बनेगा, नहीं आहार रस के बाद जो लास्ट में जो शुक्र धातु होगी उसकी कमी होगी, तो उसमें भी वो प्रॉब्लम आएगी जो पुरुषों में आती है, स्त्रियों में भी वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जहां पर भी शुक्र की बात है तो वो दोनों तरह के शुक्र, पुरुष वाला शुक्र और स्त्री वाला शुक्र, दोनों तरह के शुक्र, दोनों की वहां पे आप लेंगे। समझे? और जो ठीक है। बाजीकरण है वो केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। रसायन जो है वो पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी। ठीक है? यहाँ पर किन्हीं को कुछ पूछना है? तो जो सात ओज के क्या धातु है। प्रभाव, हाँ ओज जी। का क्या प्रभाव है जी शरीर पे? जैसे ओज, वैसे ओज तो पता है ओज क्या शरीर है। में, शरीर ओज मतलब बल। हम्म। ओज का पर्यायवाची आप बल से ले सकते हैं। ठीक है? ठीक है। जिसके शरीर में बल की कमी होती है, हानि होती है, इसका मतलब उसके शरीर का ओज का क्षय हो गया। लक्षणों क्या था? बल थोड़ी दिखता है हमें। इस ओज का पर्यायवाची बल है, तो बल आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। वो तो लक्षणों से तो, पता चलता है ना तो कि जैसे भाई एक पहलवान होते हैं भाई, जो हाँ, शक्तिशाली बल हो गया, तो वो उसमें ओज ज्यादा है, इसका मतलब। ज्यादा है ओज। वो व्यायाम करके, समय पर खाना खा के, दिनचर्या अच्छी फॉलो करके ओज बढ़ा रहे हैं। ओज कई सारे कारणों से बढ़ सकता है ना। व्यायाम से बढ़ता है, खान पान अच्छे करने से बढ़ता है। समझे कि नहीं? ओज शरीर हम्म। में ग्लेजिंग लाता है आपको। जैसे सेलिब्रिटी वाले सब लोग आपको दिखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये लोग तो भोगी विलासी हैं, फिर भी इनके शरीर में शाइनिंग कैसे है? तो ओज को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा नियम जरूर पालन कर रहे होते हैं जिससे उनकी ओज की वृद्धि होती है। समझे कि नहीं? डाइट से, मेंटेनेंस से, खान पान से, व्यायाम से, योगा प्राणायाम, वो चीज मिलेगी आपको। भोगी होगा मतलब सेलिब्रिटी फिर भी उनमें दिखता है। समझे कि नहीं समझे? हम्म। ओज अनेक कारणों से बढ़ता है, इसी प्रकार से ओज का क्षय भी कई कारणों से होता है। बल की हानि किस कई कारणों से होती है। किसी में ब्लीडिंग बढ़ गया, बहुत ब्लीडिंग हो गई, तो वहां बल की हानि होती है कि नहीं होती है? किसी हाँ को जी। लूज मोशन हो गया बहुत ज्यादा, अति मात्रा में, तो वहां ओज क्षय होगा कि नहीं होगा? ओज अर्थात बल क्षय होगा कि नहीं होगा? बल की कमी होगी कि नहीं होगी? हम्म। तो वहां बल की कमी होगी। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।